लेंगे। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर हैं और 15 मार्च 2024 को जो एग्जाम हुआ था वही हम सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि नौकरेक चोटी स्थित है, तो जो नौकरेक चोटी है स्थित कहाँ है, तो ये हो जाएगा मेघालय में। इसके अलावा मेघालय की हम बात कर लें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी कि बारिश होती है मेघालय में, जिसका नाम है मानसिन ड्रॉप। और इससे पहले चेरापूंजी में बारिश होती थी सबसे ज्यादा, वो भी कहाँ है, मेघालय में। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगर बोले कि सबसे ज्यादा यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मेघालय में होता है। कहेगा कहाँ पर, तो मानसिन ड्रॉ में होता है। और अगर इससे पहले मानसिन ड्रॉम से पहले पूछा जाए तो वो कहाँ पे हो जाएगा, वो चेरापूंजी हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नौकरेक में, जो नौकरेक है ये क्या है, नौकरेक चोटी है, ये कहाँ पे पाया जाता है, मेघालय में। और एक नौकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, क्या है, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना यानी कि नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था, 1986 को किया गया था। किसकी, राष्ट्रीय उद्यान की, किसकी, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ कह सकते हैं नौक, ठीक है, नौकरेक राष्ट्रीय, क्या, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, ठीक है, उद्यान। इसकी जो स्थापना है कब किया गया था, 1986 को। अगर वही पूछ लिया जाए कि इसकी जो एरिया है वो कितनी है, एरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे जो एरिया है वो कितनी है, 47.48 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है, किलोमीटर स्क्वायर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात किया जाए, ये जो नौकरेक चोटी है ये कौन से जिला में है, तो मेघालय की जो एक जिला हुआ करता है तो जिसे कहते हैं गारो हिल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, गारो, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे है, तो ये जो गारो हिल डिस्ट्रिक्ट है ये मेघालय में है। और यहीं पे नौकरेक चोटी या फिर नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी जो एरिया है 47 यानी कि 47.48 यानी 48 किलोमीटर है। इसके अलावा हम असम की बात कर लेते हैं। तो असम में आप जानते हैं यहाँ पे एक प्रकार एक डांस है जो सतरिया डांस है, वो कहाँ के हैं, तो असम का है, वो शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा, सतरिया, यहाँ लिख देते हैं सतरिया, सतरिया जो डांस है वो कहाँ के हैं, असम के हैं। इसके अलावा अगर हम त्रिपुरा की बात कर लें, जो त्रिपुरा है ये एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों साइड से घिरा हुआ है। यानी कि बांग्लादेश से तीनों साइड से जो घिरा हुआ वो कौन है, त्रिपुरा है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भारत के ऐसे राज्य का नाम बताएं जो कि तीनों तरफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है क्या, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% यानी कि जो 80% है से अधिक उत्पादन करती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, जिप्सम हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के कौन कौन से जिले में, नागौर में, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर जो है 80% से ज्यादा जो है खनिज का उत्पादन करता है, किसकी, जिप्सम की होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बोल दिया जाए क्या कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि प्रचुर मात्रा में कौन सी खनिज की उत्पादन की जाती है, या फिर कौन सी खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर, क्या, Cu कॉपर। और दूसरा की बात करते हैं कॉपर और जेड यानी कि Zn, ये दोनों खनिज प्रचुर मात्रा में राजस्थान में पाया जाता है। वही अगर हम लोहा की बात करें तो लोहा कहाँ पे हो जाएगा, ये उड़ीसा की बात हो जाएगा, उड़ीसा की बात हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके अलावा हम अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है कि बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें कौन सी है। तो देखिए जो बूढ़ी गंडक और जो कोसी दोआब है इसकी जो मुख्य कृषि फसल है वो कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मिट्टी होती है वो खादार यानी कि जो मिट्टी यहाँ पे हमेशा आती है। तो जो नदियों के द्वारा जो नई मिट्टी लेकर के आती है उसको क्या बोलते हैं, नई मिट्टी को खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, याद रखिएगा खादर। और जो पुरानी वाली को होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, इसको बांगर। ये वाला बंजर भूमि होती है, उसमें उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, इसमें फसल नहीं लगता है, और इसमें फसल लगता है। तो देखिए यहाँ पे फसल लगता है, बहुत सारे प्रकार के फसल होते हैं। यहाँ पे चावल की भी खेती की जाती है, मक्का की भी खेती की जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो और बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगर खेती से यानी कृषि से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए और कई फसल, अगर धान की बात करें तो देखिए जो धान होता है, क्या, धान हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, धान, मक्का, और उसके बाद सोयाबीन, कौन सी, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, कौन सी, मूंगफली, मूंगफली। और इसके अलावा जो कपास है, क्या, कपास, कपास, ये सभी की जो सभी फसलें हैं ये कैसी फसल हैं,
तो खरीफ फसल है। कैसी है? खरीफ फसल है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि खरीफ फसल कौन कौन सी है, तो कपास, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ठीक है, ये सभी की सभी कैसी फसल है, तो खरीफ फसल है। और इसके अलावा रबी फसल भी पूछ लिया जाता है, तो रबी फसल कौन कौन सी हो जाती है, जैसे कि गेहूं, ठीक है, कौन सी, गेहूं, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सी, गेहूं। इसके अलावा चना, गेहूं, चना, मटर, ठीक है, जौ, और इसके अलावा कौन सी, अलसी, 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 और अरबी, ये सभी के सभी कैसी फसल है, ये रबी फसल है। और इसके अलावा आप यहाँ बताइए, चावल कैसी फसल है, तो ये खरीफ फसल है। गेहूं कैसी फसल है, तो ये रबी फसल है। मटर कैसी फसल है, तो ये रबी फसल है। इस सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन यानी कि विस्तृत है, ठीक है। अगर हम पूरे भारत की बात किया जाए तो भारत के लेवल पर, यानी कि भारत के लेवल पर अगर बात किया जाए तो कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, करीब करीब 33% वन होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो 24, ठीक है, 4%, कहीं कहीं आपको 24.5% आपको देखने को मिलता है। इतने पर वर्तमान में है अभी वन, ठीक है, इतने पर है, ठीक है। और होना चाहिए इतना, कितना होना चाहिए, होना चाहिए कितना, होना चाहिए कम से कम 33%, लेकिन इतना अभी है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि बिहार में कितना प्रतिशत है, तो आपको आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो एरिया है, कितना, बिहार का एरिया कितना है, तो 94,000, कितना है, 94,100, ठीक है, 63 किलोमीटर स्क्वायर है। जिसमें कि फॉरेस्ट की बात किया जाए, बिहार के एरिया कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। जहाँ पे अगर फॉरेस्ट की बात करें यानी कि जंगल की बात करें तो 7,288 किलोमीटर पर स्क्वायर पर जंगल है। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिशत में अगर पूछ लिया जाए तो 7.84% पर क्या है, ये वन क्षेत्र है। ये 2021 के डाटा के अनुसार है। लेकिन अगर इससे पहले यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट का डाटा जारी किया था वो 2019 में किया था, ठीक है, हर 2 साल में फॉरेस्ट का डाटा जारी किया जाता है। तो 2019 के डाटा के अनुसार जो बिहार का जो जो वन क्षेत्र था वो था कितना, 6.64% है। ये कौन सा डाटा है, 6.64% 2019 के अकॉर्डिंग है। और 2021 के अनुसार कितना है, 7.84% है। तो यहाँ पे आंसर में बोला है कि कितना है, 5.92%, 5.29% या फिर 5.72%। तो अकॉर्डिंग टू यानी 2019 और 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। इसके अलावा हम बिहार की बात करें, थोड़ा बिहार से और क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो कितनी है, तो सबसे ज़्यादा है, कितना है, 1106 पर स्क्वायर पर पर्सन स्क्वायर। यानी कि देखिए डेंसिटी घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितना व्यक्ति वास करता है, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार में कितने हैं, सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर कितने हैं, तो 17 किलोमीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। और ये है, अगर पूरा भारत की बात करा जाए, पूरा भारत में जो नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, वो 382 है। कितने हैं, 382। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको डाटा पता होना चाहिए। और इसके अलावा बिहार की बात किया जाए तो बिहार जो है किसके जनसंख्या के मामले में थर्ड यानी कि तीसरा है, जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो 13th है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। फिर सारे पॉइंट को रिवाइज करा देते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का जो एरिया है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके अलावा अगर जनसंख्या की दृष्टि की बोले तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो ये 13th है। कितने हैं, 13th है, 13th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन की दृष्टि से थर्ड पे है। तो ये सभी के सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है कि जो ये 5th है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब यानी कि कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम राष्ट्रीय वाल्मीकि उद्यान की हम यहाँ पे अगर बात करें तो 2 पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और एक होता है जिसे कहते हैं नेशनल पार्क। तो अगर यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, किसकी, वाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करें वाइल्ड वाइल्ड ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, सेंचुरी की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ है, 1978 को हुई है, ठीक है। लेकिन अगर 1978 को हुई है और वही अगर नेशनल पार्क की बात करें, ठीक है, कौन सी नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल
पार्क की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो हुआ है कब, 1990 को हुआ है, 1990 को हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे नेशनल पार्क पूछा है। आप यहाँ पे अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी से आपको पता नहीं चलेगा कि नेशनल पार्क है या फिर क्या। आप अगर इंग्लिश वाला वर्जन देखेंगे तो इंग्लिश वाला वर्जन में साफ साफ लिखा हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, मतलब कि कब स्थापना हुआ है, तो 1990 में हुआ है। वही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता तो हमारा आंसर हो जाता है कितना, 1978। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिहार का एकमात्र जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुआ है, 1990 में हुआ है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुआ है 1978 में। अब यहाँ पे प्रश्न 2 बन जाता है कि सर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या फर्क है। तो देखिए जो ये वाल्मीकि यानी कि नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में 2 जीवों की संरक्षण प्राप्त है। किसकी किसकी, तो एनिमल यानी कि यहाँ पे एनिमल यानी कि जानवर, और इसके अलावा प्लांट्स, ठीक है। जो ये इन प्लांट्स यानी कि एनिमल और प्लांट्स दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है नेशनल पार्क में। लेकिन वही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, तो यहाँ पे एनिमल्स की यहाँ पे एनिमल की संरक्षण की जाती है, यानी कि एनिमल के बारे में बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यानी कि नेशनल पार्क में एनिमल और प्लांट्स दोनों को संरक्षण दी जाती है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल को दी जाती है। यानी कि जो पहली वाल्मीकि सेंचुरी यानी कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बना था 1978 में, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए यहाँ पर ये जीव संरक्षण के लिए किया जाता था। लेकिन 1990 में ये वाल्मीकि नेशनल पार्क बना दिया गया जिसमें कि एनिमल और प्लांट्स दोनों की संरक्षण की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसके अलावा भी और आप अगर देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे और कई प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा है क्या, ये कहाँ पे, यानी कि ये पूछ सकता है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार के किस जिले में है, तो ये वेस्ट चंपारण में हो जाएगा, यानी कि वेस्ट चंपारण में हो जाएगा, वेस्ट चंपारण, ठीक है, चंपारण में हो जाएगा ये, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और इसके अलावा भारत का अगर पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सी, जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ है तो इसकी स्थापना है 1936 में। फिर इसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और उसके बाद फिर जिम कॉर्बेट के नाम से। तो इस सभी के सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम अब अगला हम प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वो क्या पूछा है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है, ये बताना है कि जो कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो कोसी बांध परियोजना है ये इसकी शुरुआत कब किया गया था, ये 1953 में इसकी कोसी बांध परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा है कि अंग नहीं है। जो देखिए यहाँ पर जो ये है हनुमान नगर नेपाल का अवरोध बांध ये भी है, और पश्चिमी कोशी पर यहाँ पे भी है, और पूर्वी पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाना चाहिए, ई हो जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने का मुख्य केंद्र कौन सी है, तो ये हो जाएगा भागलपुर। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि भागलपुर में किस प्रकार की रेशम मतलब कि उत्पादन किया जाता है, कौन सा, तो यहाँ पे टसर या फिर तसर, किसकी, टसर, इसको क्या बोलते हैं, टसर या फिर तसर क्वालिटी की जो रेशमी है उसका उत्पादन किया जाता है। और इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के भी नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी, सिल्क सिटी, कौन सी, सिल्क सिटी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप इसका आंसर करेंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि बिहार स्थित डालमिया नगर की मुख्य उद्योग कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर बिहार स्थित जो डालमिया नगर है, सबसे पहले ये देखिए कि जो डालमिया नगर ये है कहाँ, तो बिहार का एक जिला हुआ करता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है। कौन सी, डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है रोहतास। कौन सा, रोहतास। इसी रोहतास में क्या है, डालमिया नगर में है। और इस रोहतास में जो चूना पत्थर है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कागज उद्योग भी है, चीनी मिल भी है, वनस्पति ऑयल भी, मस्टर्ड ऑयल भी यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि बिहार के
हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो आप जानते हैं रेलवे के कुल कितने जोन हैं टोटल? अभी आपने 18 पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान में अभी रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 19 है। इसमें दिल्ली कोलकाता मेट्रो को भी उसमें कंसिडर कर लिया गया है, और इसलिए से यहाँ पे अभी कितने हो गए हैं? 19 रेलवे जोन हो गए हैं। 18 पहले थे, और इस 18 में कलकत्ता को भी जोड़कर 19 बनाया गया है। अगर टोटल डिवीजन की बात करें तो 70 डिवीजन टोटल है। और इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये बी, पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार की मुख्य स्थान कौन सी है? तो देखिए ये जो है बुद्ध सर्किट, यानी कि बुद्ध भगवान जहाँ गए थे और उसको क्या है कि उस केंद्र को यानी कि रोडों के द्वारा जोड़ना, ये इसकी जो शुभारंभ है ये 2020 में नितिन राम जो गडकरी है, यानी कि जिसे रोड मिनिस्टर कहते हैं, वो उनके द्वारा यहाँ पर 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी इस योजना के तहत। और वो बताया गया था कि राजगीर से वैशाली तक जोड़ेंगे, बोध गया से नालंदा और कहलगांव से पटना तक। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है बिहार के चूना प्रधान हाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बिहार के चूना प्रधान हाट मिट्टी क्षेत्र की है वो प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये गन्ना भी हो जाएगा, और यहाँ पे जो चावल है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है क्या कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। कितनी है? 640 किलोमीटर। तो यहाँ 740 है, तो ये तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी ये नहीं होगा तो ये सारे भी कोई नहीं होगा, तो 640 किलोमीटर है। तो इसके अलावा क्या है कि असम में दो प्रमुख नदी बहती है। कौन कौन सी? एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और दूसरा जो नदी है वहां पे असम की वो है बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पेपर में ये पूछा जाता है कि असम के दो प्रमुख नदियों का नाम बताइए। एक हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और दूसरा हो जाएगा कौन सा? बराक नदी। इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में, ठीक है, यारलुंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यार ठीक है, यारलुंग। कहाँ पर? तिब्बत में। कहाँ पर बोलते हैं इसको? तिब्बत में यारलुंग बोलते हैं। इसके अलावा इसी को ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग क्या बोलते हैं? दिहांग। तो दिहांग कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। और इसके अलावा या दिहांग या फिर श्यांग भी बोलते हैं। और इसी को असम में, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में लुइत नदी के भी नाम से जाना जाता है। कौन सी? लुइत। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। और बाकी अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर हो जाएगा। और वही अगर गंगा नदी की बात करें तो ये गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ये सभी की सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या है पूछा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? देखिए नेपाल के साथ आप अगर मैप देखेंगे तो उस मैप में नेपाल के साथ जो भारत के 5 राज्य हैं वो सटे हुए हैं। कौन कौन से सटे हुए हैं? सबसे पहला अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहला जो है वो हमारा अगर चलेंगे कहाँ से? इधर पश्चिम साइड से। ठीक है, तो पश्चिम साइड में सबसे पहले जो नंबर पे आएगा वो आएगा उत्तराखंड। सबसे ऊपर है उत्तराखंड, तो 1 नंबर पे उत्तराखंड आ जाएगा। दूसरा नंबर में उत्तराखंड के नीचे यानी कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले 1 नंबर पे उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा कौन सी? बिहार। ये कितने पर नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो बिहार के बाद यहाँ से आ जाता है वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। ये ऊपर तक चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर पे अगर आएंगे, क्योंकि देखिए नेपाल इस तरह से, नेपाल का कुछ सीमा है वो इस तरीके से है ना, इस तरीके से है नेपाल का सीमा, है कि नहीं? नेपाल का सीमा इस तरीके से है। तो यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल ही इस तरह से यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ पर जो है ये थंब स्टेट जो जानते हैं, यहाँ पे क्या है? सिक्किम है। कौन सी है? सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम है। यहाँ 5वां हो गया कौन सा? सिक्किम। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि नेपाल के साथ टोटल कितने हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। चलिए, और इसके अलावा क्या है, अगर हम ये सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को थंब स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थंब स्टेट। क्यों? क्योंकि थंब की जरा ये दिखता है। इसके अलावा जो सिक्किम है,
ठीक है। सिक्किम के इस साइड में, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको भूटान कहते हैं। कौन सा? भूटान। ठीक है, सिक्किम के इस साइड में जो है ये क्या है? भूटान है। और इसी सिक्किम के इस साइड में क्या है? नेपाल है। यानी यहाँ सिक्किम हुआ, इधर भूटान है, और इधर क्या हो गया? नेपाल हो गया। और ये सिक्किम के साथ यहाँ जो नीचे सटा हुआ है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इधर कौन सा हो गया? नेपाल। तो सिक्किम के साथ जो है, सिक्किम के साथ दो इंटरनेशनल बॉर्डर सीमा करता है, एक भूटान भी और एक नेपाल भी, और एक राज्य है कौन से? वेस्ट बंगाल। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे आपको लिखना है, घटते क्रम। अब यहाँ पे देखिए, घटते क्रम में तभी तो आप लिख पाएंगे जब आपको पता हो कि किसकी, यानी कि कौन सी पर्वत की कितनी ऊंचाई, यानी कि कौन सी पर्वत शिखर की कितनी ऊंचाई है। सबसे पहले अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? आपने पढ़ा होगा 8,848, लेकिन वो बढ़ गया है, 8,849 है। आप पढ़े होंगे 8,848.5। तो ये एनसीईआरटी, बाकी आप बुक्स रेफर करेंगे तो उसमें लिखा है 8,490। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कंचनजंगा की बात करें, ठीक है, तो कंचनजंगा के जो यहाँ पे लंबाई है वो है 8,500 की 85-86 मीटर। इसके अलावा हमारा कौन सा बचता है? तो ये नंगा पर्वत है। इस नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 81-26 जम्मू ये कश्मीर में यहाँ पे ये है। और इसके अलावा हमारा क्या बचा? धौलाधार। तो धौलागिरी इसकी कितना है? तो 81.67 मीटर है। ठीक है, और ये हमारे सारे हो गया। अब हम एक एक करके मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 81-67 है, यहाँ पे 81-26 है। नंगा पर्वत यहाँ पे देखिए क्या है? 85-86 है। ये क्या है? 85-86 है। बोला है कि घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा तो यहाँ है नहीं, इधर आ गया है, तो ये गलत हो गया। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, लेकिन जो धौलाधार है, ठीक है, धौलागिरी है, धौलागिरी की है जो धौलागिरी है कितनी? 81-68, जबकि यहाँ पे बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ बचा कितना? सी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पर्वत और आता है क्या? नंदा देवी, जो महत्वपूर्ण है। कौन सी? नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? ये है 78, यानी कि 7,816 मीटर। ये कहाँ है नंदा देवी? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है K2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है। K2, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए, तो दक्षिण गंगा को हम बोलते हैं गोदावरी। अगर हम यहाँ पे, अगर आप इस तरह से, अगर आप यहाँ पे भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है, तो भारत की अगर आप इस तरह से मैप बना लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस वाले फिर, यानी कि यहाँ पे जो है ये है कौन सी है? गोदावरी है। और यहाँ पे कौन सी है? तो ये कावेरी है। यहाँ पे गोदावरी, यहाँ पे कावेरी। ठीक है, तो दक्षिण गंगा की बात करें तो दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं गोदावरी को, लेकिन यहाँ पे किसको बोलते हैं? गोदावरी को। वही अगर दक्षिण भारत की गंगा बोले तो हो जाएगा कावेरी को। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके आगे भी प्रश्न हम करेंगे, वो अगली यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।